हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 17A प्रोपेलर का पार्ट 3। और आई होप आप पार्ट 1 एंड 2 देख चुके हैं। तो आइए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्रोपेलर। जो हमारा प्रोपेलर है उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं इन फ्लाइट। So number 1 will be centrifugal force, right? Number 2 will be centrifugal twisting force, right? Centrifugal twisting होगा। Number 3 will be aerodynamic twisting. Aerodynamic twisting force. Number 4 will be torque bending, right? Torque bending force act होगा उन पे। And the last one is thrust bending. ये फोर्स एक्ट होंगे इन फ्लाइट हमारे प्रोपेलर पे, और एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि कौन सा फोर्स है, कैसे लगता है और कहाँ लगता है और क्या अफेक्ट होगा इन फोर्सेस का हमारे प्रोपेलर पे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, मान लो कि ये हमारा प्रोपेलर है, ये हब हो गया हमारे प्रोपेलर का, और उसमें ये ब्लेड्स लगी हुई हैं, राइट? दीज आर द ब्लेड्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा that will tend to throw rotating blades away from the hub, right? हब से अवे। और ये जो है बहुत ज्यादा डोमिनेंट फोर्स होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो रहेगा दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकेंड फोर्स जो होगा दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग। जो एरोडायनेमिक की जो ट्विस्टिंग है उससे ज्यादा रहेगा। वो हमने पहले ही कहा था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डोमिनेट करता है इन सब फोर्सेस में, सबसे ज्यादा रहता है। सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग है वो एज कंपेयर टू एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग काफी ज्यादा रहेगा। और इस जो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग है ये क्या करेगा, दैट विल टेंड टू फोर्स ब्लेड्स towards low blade angle, right? मीन्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारा वो क्या करेगा, जो हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन है हमारी ब्लेड्स को फोर्स एक्ट करेगा कि वो प्लेन ऑफ रोटेशन में आ जाए। मीन्स हमारा जो ब्लेड एंगल है उसको डिक्रीज करेगा। उसकी टेंडेंसी रहेगी कि जो ब्लेड एंगल है वो कम हो जाए, टेंड टू फोर्स द ब्लेड टुवर्ड्स द लो ब्लेड एंगल, राइट? नाउ हमारा नेक्स्ट फोर्स है एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग फोर्स। एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि ये हमारा प्रोपेलर है, राइट? और हमारे जो प्रोपेलर की जो पिच रहेगी, राइट? जो हमारे प्रोपेलर की जो पिच रहेगी और जो एयर फ्लो स्ट्राइक करेगा, राइट? जो एयर फ्लो स्ट्राइक करेगा उनकी टेंडेंसी रहेगी एक हाई ब्लेड एंगल को, जो हमारी जो ब्लेड है उसको एक हाई एंगल में ले जाने की, ब्लेड एंगल में ले जाने की। मींस जो टेंडेंसी रहेगी टेंड द ब्लेड्स टू ए हाई ब्लेड एंगल, राइट? जो फोर्स एक्ट होगा हमारी ब्लेड्स के ऊपर दैट विल टेंड टू हमारी ब्लेड एंगल जो है उनको इंक्रीज करने की टेंडेंसी रहेगी हमारे एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग फोर्स की। नेक्स्ट फोर्स इज टॉर्क बेंडिंग फोर्स।
सो टॉर्क बेंडिंग फोर्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये हमारा हब हो गया और ये हमारी ब्लेड्स हो गई, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हमारा प्रोपेलर रोटेट कर रहा है देन जो हमारी एयर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट, और वो टेंड करेगा टू बेंड द प्रोपेलर्स, राइट, मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द एयर रेजिस्टेंस टेंड टू बेंड the propellers, bend the propellers in the opposite direction to the direction of rotation. जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेलर्स को बेंड करने की जो टेंडेंसी होगी दैट विल बी टॉर्क बेंडिंग फोर्स। ये भी एक्ट होगा हमारे प्रोपेलर पे ड्यूरिंग फ्लाइट। और लास्ट में हम बात करेंगे थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स की। सो थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो विंग का एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लो कि ये हमारे एयरक्राफ्ट की विंग है और नॉर्मली जब हमारी विंग जो है लिफ्ट फोर्स जनरेट करती है तो मेनली जो हमारी टिप है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड हो जाती है, राइट। सिमिलरली जैसा कि हमने कहा कि हमारी जो प्रोपेलर्स की जो ब्लेड हैं दैट आल्सो have the aerodynamic properties of an airfoil section. It means what? मान लो कि ये हमारा प्रोपेलर है, ये हमारा प्रोपेलर मान लो, देन क्या होगा जो हमारी विंग ये टिप रहेगी हमारे प्रोपेलर्स की ड्यूरिंग फ्लाइट, जो इनकी टेंडेंसी रहेगी या फिर जो इनके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा कौन सा, थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स। सो थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स क्या करेगा, थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स क्या करेगा, इनकी टिप से थोड़ा सा ये आगे की तरफ बेंड हो जाएंगी स्लाइटली, लाइक, राइट, जैसा कि हमारी विंग टिप, हमारी एयरक्राफ्ट की विंग टिप भी थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर हो जाती है जब हम देखते हैं जब हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है, और ड्यूरिंग फ्लाइट भी जो है विंग टिप जो रहेगी दैट विल थोड़ा ऊपर रहती है क्योंकि हमारा लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ रहता है, वो उसको टेंड करता है टू बेंड, द बेंडिंग फोर्स एक्ट होता है हमारी एयरक्राफ्ट विंग पे, और ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स, इट इज थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स। सो जो थ्रस्ट लोड होगा ये इसकी टेंडेंसी रहेगी टू बेंड द प्रोपेलर्स, ठीक है, और किस डायरेक्शन में रहेंगे, मान लो कि हमारा एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, सो उसी डायरेक्शन में हमारे प्रोपेलर्स की ब्लेड को बेंड करने की टेंडेंसी रहेगी थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हैंडलिंग इफेक्ट्स की। तो हैंडलिंग इफेक्ट्स में हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे, और वो जितने भी इफेक्ट होंगे हमारे पास हैंडलिंग इफेक्ट वो होंगे ड्यू टू प्रोपेलर रोटेशन। तो कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिमेट्रिक इफेक्ट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं पी फैक्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे टॉर्क रिएक्शन इफेक्ट, एंड देन लास्ट हम डिस्कस करेंगे जायरोस्कोपिक इफेक्ट, राइट। तो ये इफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, हैंडलिंग इफेक्ट्स एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिमेट्रिक इफेक्ट और पी फैक्टर की। तो यार एसिमेट्रिक इफेक्ट और पी फैक्टर को हम बोल सकते हैं एसिमेट्रिक डिस्क लोडिंग या फिर एसिमेट्रिक ब्लेड इफेक्ट, राइट। तो यार एसिमेट्रिक डिस्क लोडिंग, एसिमेट्रिक ब्लेड इफेक्ट या फिर पी फैक्टर जो होगा उसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में, राइट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में। तो यार सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में मैं अगर बात करूं तो मान लो कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ये इसका प्रोपेलर है, राइट। जब ये नोज अप इसका होगा या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग क्लाइंबिंग,
ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, जब क्लाइंबिंग जो इसका कंडीशन होगी उस टाइम पे जो एंगल ऑफ अटैक होगा हमारे एयरक्राफ्ट का वो इंक्रीज होगा। एंड इन दैट केस मान लो कि ये हमारा प्रोपेलर होगा इस एयरक्राफ्ट का, इसकी ये ब्लेड है ये ऐसे रोटेट कर रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो डाउन गोइंग ब्लेड होगी उसका भी एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज होगा और जो अपगोइंग ब्लेड होगी उसका एंगल ऑफ अटैक डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाउन गोइंग ब्लेड जो होगी वो ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगी, थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा डाउन गोइंग ब्लेड में, और जो ब्लेड अपगोइंग होगी उसमें जो थ्रस्ट होगा वो कम जनरेट होगा एज कंपेयर टू डाउन गोइंग ब्लेड। और इसी को हम एसिमेट्रिक डिस्क लोडिंग या एसिमेट्रिक ब्लेड इफेक्ट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट की, तो यार मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट में मान लो कि ये हमारी विंग है और यहाँ पे इंजन ना होके यहाँ पे माउंटेड है हमारा इंजन विंग्स के ऊपर, तो मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट में मैं अगर बात करूं तो अगर ये काउंटर रोटेटिंग हमारे प्रोपेलर्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ काउंटर रोटेटिंग प्रोपेलर, काउंटर रोटेटिंग प्रोपेलर, तो अगर काउंटर रोटेटिंग प्रोपेलर है तो इसका जो पी फैक्टर है वो दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अगर काउंटर रोटेटिंग प्रोपेलर है तो इन दैट केस ये जो बोथ द इंजन्स जो होंगे वो इक्वली क्रिटिकल होंगे। बट प्रॉब्लम जब आएगी जब दोनों प्रोपेलर सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज में कर रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, तो इन दैट केस क्या होगा आइए समझते हैं। तो यार हम बात कर रहे थे हमारा मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है और उसमें सेम डायरेक्शन में हमारे दोनों प्रोपेलर जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। इन दैट केस पी फैक्टर का क्या अफेक्ट रहेगा हमारे एयरक्राफ्ट पे, उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो यार मान लो कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है कोई और ये हमारे एयरक्राफ्ट की विंग्स हैं, ये फ्यूजलेज हो गया और ये नोज हो गया, राइट। देन ये हमारा एक प्रोपेलर होगा, एक प्रोपेलर हमारा ये हो गया और एक प्रोपेलर हमारा ये हो गया, राइट। तो ये हमारे प्रोपेलर्स हो गए हैं हमारे मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट के। एंड बोथ द प्रोपेलर्स जो हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, मींस राइट हैंडेड प्रोपेलर है, राइट हैंडेड प्रोपेलर है हमारे एयरक्राफ्ट, राइट। सो बोथ द प्रोपेलर्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इन दैट केस मैं ये कहूँगा कि यार जो लेफ़्ट वाला जो इंजन होगा या फिर पोर्ट वाला जो इंजन होगा वो क्रिटिकल इंजन होगा। वो क्यों होगा उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो यार पी फैक्टर को हमने डिस्कस किया था कि यार डाउन गोइंग जो ब्लेड होगी वो ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगी और ये कम थ्रस्ट जनरेट करेगी, राइट। सो इन दैट केस जो थ्रस्ट लाइन जो होगी वो यहाँ पे आएगी, राइट। सिमिलरली इसकी मैं अगर बात करूँ तो यार इसमें भी डाउन गोइंग जो ब्लेड होगी वो ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगी, ये कम जनरेट करेगी, तो इसमें जो थ्रस्ट लाइन आएगी वो यहाँ आएगी, सही है। देन अगर इन दैट केस अगर मान लो कि हमारा पोर्ट इंजन जो है वो फेल हो गया, राइट। अगर पोर्ट इंजन इन ऑपरेटिंग है, वो ऑपरेट नहीं कर रहा है या फिर इंजन फेल हो गया है, इन दैट केस एक एक्सेसिव या हमारे एयरक्राफ्ट को फील होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक्सेसिव या की। अगर राइट इंजन फेल होगा तो भी हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो थोड़ा सा राइट में या करेगा, बट इन दिस केस जब हमारा पोर्ट इंजन फेल हो जाएगा तो एक एक्सेसिव या पायलट को फील होगा, मींस जो हमारी रडर की पोजीशन है वो ज़्यादा एंगल से उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा हमारे रडर को, मींस यहाँ पे एक्सेसिव या होगी। दैट्स वाई हम इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं पोर्ट इंजन को, राइट। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं कि दोनों प्रोपेलर हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, देन सिमिलरली सेम लॉजिक से जो हमारा राइट इंजन होगा वो क्रिटिकल इंजन होगा। तो यहाँ से फंडा ये है, यहाँ से फंडा ये है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हो कि इंजन विद डाउन मूविंग ब्लेड्स
closer to the fuselage will be critical engine, राइट। सो यहाँ से मैंने क्या लिखा है कि जो हमारा प्रोपेलर होगा, जो हमारा इंजन होगा जिसका प्रोपेलर डाउन गोइंग होगा क्लोजर टू द फ्यूजलेज। तो अगर बात करूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज की, तो यहाँ तो फ्यूजलेज की तरफ से क्या है, अप है, तो ये क्रिटिकल नहीं होगा। ये फ्यूजलेज की तरफ से डाउन है, तो ये क्रिटिकल इंजन हो जाएगा। इसी तरह से जब हमने क्लॉकवाइज का एग्जाम्पल लिया था, तो इन दैट केस यहाँ से डाउन था और यहाँ से अप था, तो हमारा पोर्ट इंजन क्रिटिकल हो गया था। तो आई थिंक आपको क्रिटिकल इंजन और पी फैक्टर का जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट की। तो यार स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट को अगर मैं डिस्कस करूं, तो मान लो कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ये हमारे एयरक्राफ्ट का प्रोपेलर है। देन हमारी इनकमिंग एयर जो होगी, जब हमारी प्रोपेलर डिस्क से वो पास करेगी तो वो एक्सेलरेट हो जाएगी। एक्सेलरेट जो हमारी एयर होगी, देन वो एक पाथ फॉलो करेगी, एक पाथ जो है वो बनाएगी। मान लो कि हमारा प्रोपेलर जो है ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन क्या होगा कि हमारी एयर यहाँ से आएगी, ये यहाँ आएगी, देन यहाँ से आके ये यहाँ चली जाएगी, फिर यहाँ के यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ऑन द रडर। तो ये यहाँ पे फिन के ऊपर जो है हमारी एयर स्ट्राइक करेगी सीधा। उससे क्या होगा, हमारे एयरक्राफ्ट का याइंग मूवमेंट हो जाएगा। तो यार हमने जो प्रीवियसली जो डिस्कस किया था एसिमेट्रिक इफेक्ट और पी फैक्टर, उसमें भी हमारी एयरक्राफ्ट का याइंग मूवमेंट हो रहा था और इसमें भी हमारी एयरक्राफ्ट का याइंग मूवमेंट हो रहा है। तो यार तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो एयर फ्लो है उसका जो रोटेशन है मीट करेगा फिन के ऊपर, जब स्ट्राइक करेगा तो हमारा एयरक्राफ्ट को इसको पुश करेगा, तो हमारा जो नोज़ है वो पोर्ट की तरफ या हो जाएगा। तो यू कैन से दैट पोर्ट की तरफ हमारा एयरक्राफ्ट या करेगा, या टुवर्ड्स द पोर्ट डायरेक्शन, राइट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टॉर्क रिएक्शन को। तो यार जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि टॉर्क रिएक्शन, और मान लो कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है और ये इसका प्रोपेलर है। ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे एयरक्राफ्ट की टेंडेंसी होगी रोल की टू द अपोजिट डायरेक्शन। वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल करने की टेंडेंसी हमारे एयरक्राफ्ट की हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे कि आपने हेलीकॉप्टर्स में भी पढ़ा है, मान लो कि ये हमारा हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे ये इसका मेन रोटर ब्लेड्स हैं। तो मेन रोटर ब्लेड अगर मान लो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो हमारे हेलीकॉप्टर का जो टेंडेंसी होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की होगी, और उसी को काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे टेल रोटर्स लगाते हैं, राइट, इस टॉर्क को काउंटर करने के लिए। तो यार हमारे एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या है कि हम इस जो टॉर्क रिएक्शन को जो है काउंटर कर सकें। तो बात करें अगर ओल्ड एयरक्राफ्ट्स में, तो यार ओल्ड एयरक्राफ्ट्स में क्या था कि मेनली जो हमें रोलिंग है कि हमारा अनइक्वल लिफ्ट अगर हमारे एयरक्राफ्ट को मिलेगी इन द पोर्ट और स्टारबोर्ड को अगर हम देखें, तो अनइक्वल लिफ्ट अगर मिलेगी तो हमारा एयरक्राफ्ट रोल हो जाएगा, राइट। सो ओल्ड एयरक्राफ्ट्स में क्या था कि हमारा जो विंग था हमारे एयरक्राफ्ट का, वो एक प्रीसेट किया गया था। हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो इस तरह से एक रिग्ड किया गया था कि जो हमारी डाउन गोइंग विंग थी वो ज़्यादा लिफ्ट जनरेट करेगी एज़ कम्पेयर टू द अदर विंग। उससे क्या होगा कि ये जो हमारा टॉर्क रिएक्शन है वो हमारी विंग से हम उसको काउंटर कर लेते थे लिफ्ट से। गॉट इट। बात करें मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स की, तो यार मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में क्या है कि जो हमारा इंजन इफेक्ट और यू कैन से टॉर्क इफेक्ट है, जो टॉर्क रिएक्शन है, उसको काउंटर करने के लिए जो इंजन है, इंजन को ऑफसेट किया जाता है, इंजन को एडजस्ट करके ऑफसेट किया जाता है ताकि उसका जो टॉर्क रिएक्शन है वो काउंटर हो सके। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए